नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर नीति आयोग की रिपोर्ट पर बढ़ते विवाद से जुड़ी हुई। सत्ता पक्ष ने पैमाने पर सवाल उठाए हैं। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट में फिसड्डी बिहार पर सुशील कुमार मोदी ने नीति आयोग से अपील की है। नए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट जारी करने की अपील सुशील कुमार मोदी की तरफ से की गई है। सत्ता पक्ष ने भी जो पैमाने तय किए गए नीति आयोग की तरफ से, उस पैमाने पर सवाल खड़े किए। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी है और सुशील मोदी ने नीति आयोग से ये अपील की है कि एक बार फिर से नए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया जाए। ये अपील सुशील कुमार मोदी की तरफ से की गई है। 40 साल तक बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, यानी श्री बाबू के मरने के बाद कांग्रेस का राज हो या लालू का राज हो, एक तिनका भी बिहार में नहीं लगा। जो कुछ काम हुआ वो 2005 से प्रारंभ हुआ। तो क्या 2005-06 में बिहार की क्या थी स्थिति या अन्य राज्य कहाँ खड़े थे, उससे अगर तुलना होगी तब तो हम बहुत आगे दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि 40 साल का जो एक अंतर है उसको पाटना आसान काम नहीं है। 40 साल कुछ नहीं हुआ। एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक उद्योग धंधा नहीं, कहीं कोई काम नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है कि हम पिछड़ गए। तो इसलिए नीति आयोग की रिपोर्ट गलत नहीं है, लेकिन नीति आयोग ने जो पैमाना बनाया है उस पैमाने पर हमेशा हम अंत में रहेंगे। तो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि जिन पैमानों को तय किया गया है उन पैमानों के आधार पर बिहार को आगे आने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उन पैमानों पर खरा उतरकर आगे आना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उन पैमानों में बदलाव की जरूरत है। एक बार फिर से नए आंकड़ों के जरिए आयोग रिपोर्ट को पेश करे, ये अपील की गई है। नीति आयोग की जारी की गई एसडीजी रिपोर्ट जो है, जिस पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वो रिपोर्ट देखिए क्या है। नीति आयोग ने जो जारी किए आंकड़े, उसे लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। और देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड डैशबोर्ड एसडीजी, इसे इस रूप में समझिए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के कामों को आधार जो है वो बनाया गया है। 17 मानकों के आधार पर एसडीजी रिपोर्ट को तैयार किया गया है और इस एसडीजी रिपोर्ट में 52 अंक के साथ सबसे नीचे पायदान पर बिहार जो है वो इस वक्त नजर आता है, जिसे लेकर ये पूरा का पूरा विवाद है। 75 अंक के साथ बिहार जो है वो कैसे नीचे है। एसडीजी रिपोर्ट में झारखंड में बिहार से एक पायदान ऊपर ही है। 17 गोल, 70 टारगेट, 115 इंडिकेटर्स के जरिए रिपोर्ट में 51% बिहारवासी गरीब की श्रेणी में रखे गए हैं। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड डैशबोर्ड जो रिपोर्ट जारी की है, इसी रिपोर्ट पर अब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो सत्ता पक्ष और बीजेपी, जेडीयू का क्या कुछ कहना है? पैमाने में बिहार कैसे पिछड़ गया है और इस पैमाने को एक बार फिर से देखने की जरूरत है। एनएफएचएस 2015-16 ये वो आंकड़ा है, उसमें क्या रिपोर्ट रखी गई। 2005-6 में हम कहां थे, इससे हो तुलना, ये तुलना अगर होगी तो हमारी स्थिति बेहतर होगी। बिहार में 40 साल तक कोई विकास नहीं हुआ है और इस वजह से इसे एक बार फिर से देखने और समझने की जरूरत है। कांग्रेस लालू के राज में विकास बिहार में हुआ ही नहीं। 2005 और 6 से तुलना अगर की जाएगी तो अंतर साफ नजर आएगा। 40 साल को पाटना मुश्किल है, ये कहा जा रहा है। नीति आयोग अपना पैमाना बदले और इसकी अपील लगातार की जा रही है। 15 साल की प्रगति में हम बहुत आगे निकले हैं और इसीलिए ये पैमाना अगर बदले तो बिहार की तस्वीर भी बदलेगी, इसका रिपोर्ट भी सुधरेगा। और चलिए बात समस्याओं के समाधान के सोमवार की। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगेगा और इसके लिए बड़ी संख्या में फरियादी पटना पहुंच चुके हैं। संवाददाता संजय कुमार ने कुछ ऐसे ही फरियादियों से बात की। इन फरियादियों का क्या कुछ कहना है, जरा आप सुनिए। आज एक बार फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है और देख सकते हैं तस्वीर आप
इस वक्त जहां पर कार्यक्रम आयोजित होना है वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों की तैनाती भी यहां पर हो गई है और समाज कल्याण, शिक्षा समेत आज विभिन्न मामलों की सुनवाई होगी विभिन्न विभागों की, और काफ़ी संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बुजुर्ग महिला भी हैं जो पुलिसकर्मियों से संवाद कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समझा रहे हैं ये जो बुजुर्ग महिला हैं, हम इनसे बात करते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? माता जी कहाँ से आई? साकुन थाना से। क्या हुआ है? जमीन को झगड़ा छे, नहीं छोड़े छे। बेटो मरी गलो, जब हम 3 गो पति बियाह करे छे, जमीन बेची के बियाह करती हूँ, नहीं करना 3 रोज से यहाँ इसी पटना में कल कि बेटा के मरवा दिल थाना हमको पैसा दे। कब की बात है ये? पौर खाना यही में नाम आई है मुख्यमंत्री जी से मिलने? ना तो पहले ले छी, जानते नहीं रहिए हम लोग। हम बतलके कोई कि जा वहाँ जनता दर। किनसे मिलने? नीतीश बाबू से मिलने आई हैं? हमरा भेंट कर देते। रजिस्ट्रेशन करवाई है? क्या नाम है? हमरा सविता। सविता जी हैं, शायद रजिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं करवाया है, पहुंची हैं। बेटे की मौत हो गई है, जमीनी विवाद का ये मामला है और कई और लोग आए हैं। आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं? सर हम सारण जिला एकमा प्रखंड के पारसा उत्तरी पंचायत से आए हुए हैं। क्यों, क्या मामला क्या है? मामला है कि पारसा उत्तरी पंचायत जो है ना, यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, वृद्धा पेंशन धारित लोग हैं, उन लोगों को आज तक ले मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ उस पंचायत के लोगों का नहीं मिल रहा है। जबकि एकमा प्रखंड में 21 गो पंचायत। कारण तो कई बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिए थे, जिलाधिकारी को दिए थे, प्रखंड कार्यालय के बीडीओ को दिए थे, कल्याण विभाग को भी दिया गया था, लेकिन उस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यही होती है कि स्थानीय स्तर पर बातें नहीं सुनी जाती हैं और समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता, लिहाजा ऐसे लोगों को पटना पहुंचना पड़ता है और आखिरकार मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में जब संज्ञान लेते हैं तब जाकर काम पूरा हो पाता है। एक और शख्स क्या है, कहाँ से आया? मैं सहरसा से आया हूँ। क्या मामला? मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन जनता दरबार के लिए हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ से लौट के जाना पड़ रहा है ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं करने के कारण। स्वास्थ्य विभाग की सुनवाई है जी, कोविड मृत्यु के संबंध में है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की सहमति जो है वो जरूरी होती है और वहाँ से जब जो उनका आवेदन होता है उस पर जो स्थानीय अधिकारी हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है और फिर लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर समझना होगा, अधिकारियों से बात करनी होगी, उसके बाद वो यहाँ पहुँच सकते हैं। कई लोगों ने बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन करवाया है और अधिकारियों की सहमति मिलने के बाद वो पटना पहुँचे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह पंजाब के पटियाला में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल जीती हुई हैं। उनके इस उपलब्धि से शहर के खिलाड़ी और उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई के लिए, बिहार के लिए खुशी की बात है कि जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में श्रेयसी सिंह के गोल्ड मेडल जीतने के बाद अगर देखा जाए तो जमुई में खुशी की लहर है। यहाँ पर उनके समर्थक हैं, उनके सपोर्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या फिर दूसरे दल के लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो खिलाड़ी भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी तक निभा रही है तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमारे आगे। पहले तो कांग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ, और वो एमएलए हैं, उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, फिर भी वो गेम में अच्छा कर रही हैं, इंस्पिरेशन है हम लोग। हमारी विधायक हैं वो और अभी भी मतलब खेल से दूर नहीं है, ट्रेनिंग किए जा रहे हैं, तो हम लोग के लिए एक प्रेरणा है कि हम लोग भी ट्रेनिंग करें और आगे बढ़े। कांग्रेचुलेसन दीदी, यही बहुत खुश है। कांग्रेचुलेट कर रहे हैं जो श्रेयसी सिंह भाजपा की एमएलए है, और देख सकते हैं कि किस तरह से हर्ष और खुशी का माहौल है। और खुशी की बात यह है कि राजनीति में आने के बाद भी श्रेयसी सिंह ने खेल से लगाव नहीं छोड़ा, और जिसका नतीजा है कि राजनीति में अपने क्षेत्र के विकास के सोच के साथ साथ खेल से लगाव रखी है, जिसका नतीजा है कि पटियाला में आयोजित जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें उन्होंने
2 गोल्ड मेडल जीत लिया 10 दिन के अंदर, और जिसका असर यहाँ स्थानीय खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। इन खिलाड़ियों का कहना है कि वो प्रेरणा के काबिल है, प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए कि राजनीति में एमएलए रहने के बाद भी वो खेल में किस कदर आगे बढ़ रही हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो देखिए, बेटियां हर फील्ड में बेहतर कर रही हैं और हर क्षेत्र में अपना 100% दे रही हैं, और यही वजह है कि कुश्ती जैसे खेलों में भी बिहार की बेटियों का दबदबा बढ़ा है। मुंगेर में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए इंडोर स्टेडियम में 7वीं बिहार स्टेट गैपलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार की बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और यहां सीवान जिले से आई अनामिका सिंह कुश्ती में देश को गौरवान्वित करना चाहती हैं। ऐसी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में स्थानीय लोग भी अब पीछे नहीं रह रहे हैं। हाँ, दिक्कतें अभी मतलब बहुत पेरेंट्स के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ पेरेंट्स का भी कहना है कि हमारे बच्चियाँ नहीं लड़ेंगी कुश्ती या नहीं जाएंगी या नहीं खेलेंगी, लेकिन हम उन पेरेंट्स से कहना चाहते हैं कि जो भी हो अपने बच्चे को ना रोके, खास करके लड़कियाँ, क्योंकि आजकल हर फील्ड में लड़कियाँ आगे निकल रही है और लड़कों से लड़कियाँ कोई फील्ड में कम नहीं है, और जहाँ देखिए हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे ही निकल रही है। पेरेंट्स पहले के थे तो बच्चे लोग को कुश्ती नहीं खेलने देते हैं, बोलते हैं लड़कियाँ बाहर जाएगी तो कुछ हो जाएगा। तो हम सब पेरेंट्स से बोलेंगे, यही कहना चाहेंगे कि बच्चे आजकल आप जितने दबा के रखिएगा उतने ही दब के रहेगी। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चियों को इस गेम में आने दे, कोई भी गेम हो, कोई भी है उसको मतलब खेलने दे। ग्रैपलिंग है जो हम लोग, उसमें सेल्फ डिफेंस भी है, अपना बचाव करने का भी उसमें तरीका होता है सर। मतलब उसमें कोई भी पकड़े, उसको टेक्निकल होता है कि उसको गर्दन लॉक कर दें, कमूरा लगा दे, अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत अच्छा, हम लोग को तो अच्छा लगता है, इसमें कंफर्टेबल रहते हैं लोग। बिहार में लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है और यही वजह है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5 दिनों में अगर कोरोना एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो इस ग्राफिक्स पाई चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि लगातार तारीख दर तारीख मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 8 दिसंबर को 35 एक्टिव मरीज थे, 9 दिसंबर को ये संख्या 49 हो जाती है, 10 दिसंबर तक 57, 11 दिसंबर को 62 और देखिए 12 दिसंबर तक ये संख्या 81 तक पहुंच चुकी है। तो मधुबनी में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। खासकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर जिला स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं। पीएम केयर फंड से सदर और अनुमंडल अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाकर पाइपलाइन के जरिए सभी वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। मधुबनी सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मधुबनी सदर अस्पताल कितना तैयार है, आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ अभी मैं यहाँ सदर अस्पताल के ये इमरजेंसी वार्ड में हूँ। यहाँ आप ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पिछले बार जब सेकेंड लहर, जब ये दूसरे लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मतलब पूरे बिहार में क्या पूरे देश भर में मारामारी थी, लोग ऑक्सीजन की कमी थी। उसके बाद यहाँ पीएम केयर फंड से मधुबनी सदर अस्पताल में यहाँ ऑक्सीजन के लिए यहाँ प्लांट लगाया गया और फिलहाल यहाँ हर वार्ड में बेड तक ऑक्सीजन को पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन का यहाँ हर बेड तक ऑक्सीजन पहुँचाया गया है। और हमारे साथ यहाँ जो अभी ड्यूटी पर जो डॉक्टर हैं, सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मुकेश कुमार। मुकेश जी, जैसे अभी मधुबनी सदर हॉस्पिटल में यहाँ जो हम लोग कोरोना की जो तीसरी वेरिएंट जो बताया जा रहा है काफ़ी खतरनाक भी है, अभी फिलहाल ऐसे तो बिहार में अभी नहीं है, कितना तैयार है हम लोग इसके लिए मधुबनी में? हम लोग पूरी अच्छी तरह से तैयार हैं। जो भी गवर्नमेंट्स का गाइडलाइंस आता है और जो भी वहाँ से रिसोर्सेज रिलीज़ करते हैं यहाँ पर तो आता ही है, और जो हम लोग को गाइडलाइन मिलता है हम लोग मीटिंग करके जैसा जैसा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और सर जैसे सेकेंड लहर, अभी तक वैसा कोई पेशेंट आया नहीं अभी तक। और ऐसे सर जो अपना जो दूसरा जो लहर था उस समय ऑक्सीजन की किल्लत काफ़ी थी, लोग काफ़ी परेशान थे। उसके बाद अपने यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट भी लगा है और जिला मुख्यालय के अलावा और भी बाकी अनुमंडल स्तर पे भी है। उस समय हम लोग सिलेंडर से ही काम करते थे। यहाँ अभी ऑक्सीजन को लेकर सर क्या तैयारी है? ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ पाइपलाइन ऑक्सीजन का हर एक वार्ड में है, कंसंट्रेटर भी है हमारा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है और प्लस सिलेंडर भी है, तीनों चीज़ है हमारे पास।
मतलब जो संसाधन है वो पूरा सब तैयार है? तीनों चीज़ हमारा ऑक्सीजन को लेकर तीनों चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे सदर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं या जो स्वास्थ्य महकमा है, उनका ये कहना है, दावा है कि हम लोग पूरी तरह जो संसाधन है, जो सरकार के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराया गया है, उसको पूरी तरह दुरुस्त करके यहाँ रखा गया है। पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग तैयार है। फिलहाल ऐसे अच्छी बात है कि मधुबनी में अभी इस तरह का कोई केस नहीं है, बल्कि बिहार में भी अभी पहले के मुकाबले जो सेकेंड लहर में जो स्थिति थी उसके हिसाब से अभी स्थिति अभी कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ जो अभी संसाधन है वो पूरी तरह से तैयार है और हर स्तर पे सावधानी बरती जा रही है। साथ में जो गाइडलाइन है, कोरोना का जो गाइडलाइन है, उसका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से मतलब लड़ाई के लिए 2 गज दूरी और मास्क ज़रूरी, ये इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और अब बात राजगीर की, जहां पर पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। ठंड के बावजूद यहां पर पर्यटकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और उनका उत्साह देखते बन रहा है। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। ठंड का मौसम आते ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के वादियों में पर्यटकों की जमावड़ा शुरू हो गई है। अब देख सकते हैं कि यहाँ दिसंबर महीना चल रहा है और खास करके दिसंबर के महीने में पर्यटकों का जो स्थिति है लगभग वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो है पर्यटक यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं। और जो है ठंड का मौसम है और दिसंबर का लास्ट महीना जो अब आधा बीतने को है, और ये जब जैसे ही आधा बीतती है तो यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर्यटक यहाँ जो है घूम फिर रहे हैं। और अभी आयुर्वेद पर्व भी चल रही है, उस कारण से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचकर पर्यटक स्थल घूम रहे हैं। तो यहाँ जानते हैं कुछ जो पर्यटक हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये बताइए यहाँ कहाँ घूमने के लिए आए हैं आप लोग? देखिए, हम अब लोग बेगूसराय जिला से आए हैं और बिहार यहाँ राजगीर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया था आयुष चिकित्सकों का, उसी में हम लोग शामिल होने के लिए आए थे। कहाँ घूमे हैं? अभी तक तो मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल का अनुशंसा कल किए थे कि जो हमने राजगीर में बहुत अच्छा काम किया है, जुहू बनाए हैं और क्या बोलते हैं शीशा, हाँ मेगा सफारी बनाए हैं। तो ये सब लोग आप लोग आए हैं तो जा कर के घूमिए। हम लोग जा कर के घूमे हैं, पहले से तो विकास जरूर हुआ है, अच्छा बेहतर हुआ है। यहाँ आके अच्छा लग रहा है। कहाँ घूमे हैं? नेचर्स पार्क घूम लिए हैं, वहाँ बहुत अच्छा है, काफ़ी कुछ अच्छा फैसिलिटी भी दे दिया है और काफ़ी कुछ अच्छा बना हुआ है। तो ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम में खास करके यहाँ आना काफ़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठंड का मौसम है पर ठंड ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मतलब हर तरह की सुविधा है, मतलब ठीक है, मतलब घूमने के लिए जो यहाँ का प्लेस है सब कुछ व्यवस्था सही है। और अभी जब सेकेंड बार आया तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो आयुर्वेद के सम्मेलन में कहा था कि आप लोग जो हैं वो कुछ ऐसे जगह हैं जो आप अगर वहाँ घूमते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। तो उन्हीं के अनुसार हम लोग बहुत सारे जगह का भ्रमण किया है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। किशनगंज शाहिद अशफाकुल्लाह स्टेडियम में सीमा सुरक्षा बल ने स्वर्ण जयंती शौर्य प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डीएम और एसपी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बीएसएफ डीआईजी के निमंत्रण पर जिला अधिकारी ने कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर 1971 भारत पाक युद्ध में भारत की विजय की 50वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कार्यक्रम का जायजा लिया संवाददाता आशीष सिन्हा ने। मौजूद है शहीद अशफाकुल्लाह स्टेडियम में, जहां पे प्रदर्शनी लगाई गई है जो विजय दिवस के रूप में ये वीर जवानों के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें 71 के जो हमारे देश द्वारा पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और जो बांग्लादेश का उदय हुआ था। तो हम डिटेल में बात करते हैं, हमारे साथ डीआईजी हैं, बात करते हैं कि कैसे किस तरह का प्रोग्राम है और क्या कुछ बनाया जा रहा है। आज यहाँ पर स्वर्ण जयंती शौर्य प्रदर्शनी यानी कि जो बांग्लादेश का क्रिएशन में 50 साल हुए हैं, उस जयगाथा को आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी में हम ये दिखाना चाहते हैं किस प्रकार बीएसएफ जो इंडिया और बांग्लादेश के में जो लड़ाई हुई थी, उस समय बीएसएफ ने किस प्रकार भूमिका अदा किया था और किन किन काम करके हमने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन होने में मदद किया था। इस
जो विजय है इसका जो गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन को उत्साहित करे और साथ ही हमारे फौजियों को उत्साहित करे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ DIG जो उन्होंने बताया कि वीर जवानों द्वारा हमारी वीर गाथा को के लिए और लोगों को उत्साहित करने के लिए, अपने जवानों को उत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ये 15 दिन का प्रोग्राम है जो कलकत्ता से लेकर आसाम तक ये जो गाड़ियां हैं जाएगी और लोगों के बीच में ये प्रचार प्रसार भी होगा कि जवानों के द्वारा कैसे काम किया गया है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।